Hello everyone. Hello everyone. Welcome to X Education. I am your physics faculty अमित शर्मा. तो आज हम लेके आए हैं अपने गतिमान बैच का फिजिक्स क्लास. आज बेसिकली हमारी फिजिक्स क्लास है. इससे पहले आपने साइंस में बायो की क्लास ले ली थी, केमिस्ट्री की क्लास आपकी हो चुकी है. आज उसी गतिमान सीरीज का आज फिजिक्स का क्लास स्टार्ट होने वाला है. तो आज की जो क्लास होने वाली है फिजिक्स की, इस फिजिक्स की पहली क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं. तो आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले, समझने वाले हैं. तो आज की क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो फटाफट से आज की क्लास आप लोग ज्वाइन कर लें जल्दी से, और अपने आसपास दोस्तों को भी, अपने क्लासमेट्स को भी ये क्लास शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम काफी पास है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की. फटाफट से शेयर कर दें सबको. ओके, स्टार्ट करते हैं फिर क्लास. चलो, हाँ बहुत बढ़िया, आपने लिंक शेयर कर दिया है. थैंक यू जेपी शुक्ला, आप कितने अच्छे समझाते हो. ओके, अभी क्लास स्टार्ट होने दीजिए, उसके बाद बताइएगा. चलो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं भाई. सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है चार्जेस के बारे में. ये चार्ज क्या होते हैं. देखो, चार्ज क्या होते हैं इसके बारे में थ्योरी में डिटेल में हम नहीं जाएंगे. बेसिकली अगर बात करेंगे चार्जेस के टाइप, तो चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है भाई हमारा नेगेटिव चार्ज. और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज, सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज अगर कोई होता है तो वो क्या होता है भाई हमारा प्रोटॉन. और सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज अगर कोई होता है तो वो क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन होता है. और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा. और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है. यानी किसी कोई बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसके ऊपर सबसे छोटा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको तुम क्या कहोगे, प्रोटॉन. और अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है और उसके ऊपर जो सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होगा उसको तुम क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन कहोगे. और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये दोनों वैसे तो अलग है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन जब दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल सेम होता है. और वो मैग्नीट्यूड कितना होता है तो याद रखना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. क्लियर. चलो, अब हमें पता होगा कि अगर हमारे पास दो सेम नेचर के चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे. और दोनों अगर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो जरा इस डायग्राम को देखो. इस डायग्राम के बेसिस पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि एक हमारे पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के बगल में क्या रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है. क्लियर. तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये दोनों के दोनों चार्ज क्या है, अनलाइक चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं. तो अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट. अब नीचे देखो, यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है या दोनों क्या है भाई नेगेटिव चार्ज है. तो दोनों क्या है हमारे पे, लाइक चार्जेस हैं. तो लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. क्लियर. बात आई समझ में. चलो, एक और फॉर्मूला यहाँ पे जान लो. जैसे Q इक्वल्स टू क्या है, N. यहाँ पे Q जो होता है, Q होता है टोटल चार्ज, N होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट प्रोटॉन, या सिंपल समझो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन अ बॉडी. E होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. क्लियर. अब Q इक्वल्स टू Ne जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमें क्या दे, किसी भी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है ये हमें कौन बताता है, तो ये हमें बताता है Q. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे 100 इलेक्ट्रॉन है. कितने इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन है. तो बताओ कि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है. तो टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Ne, वेयर N इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल. तो कितने भाई चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर, 100. और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19. क्लियर. अब सॉल्व करोगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17 कूलम. क्लियर है क्या. तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी निकालते हैं. ओके. चलो अब बढ़ते हैं
आगे थोड़ा, अगर मैं चार्जेस के कंडीशन की बात करूं तो चार्जेस के दो कंडीशन होते हैं, या तो तुम्हारा चार्ज रेस्ट पे होगा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि या तो तुम्हारा चार्ज मोशन में हो। दो ही कंडीशन हो सकते हैं चार्ज के, दो ही स्टेट हो सकते हैं, या तो चार्ज तुम्हारा रुका हुआ है या तो चार्ज तुम्हारा क्या है भाई, मोशन में है। तो चार्ज एट रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब क्या है कि सिंपल चार्ज हमारा कहां है, रेस्ट पे, नहीं मूव नहीं कर रहा, वो एक जगह रेस्ट पे। तो जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उस कंडीशन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं भाई उस कंडीशन को, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और यही अगर हमारा चार्ज मोशन में होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक, या जिसे सिंपल सी भाषा में बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, अच्छा मैथ्स की क्लास कब शुरू होगी? फिजिक्स की क्लास खत्म होते ही आपकी मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी का एक कंप्लीट सीरीज भी एग्जॉस्ट एजुकेशन चैनल पे है, और इसके बाद हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक वन शॉट वीडियो भी करा है, और फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी न्यूमेरिकल की भी एक वीडियो एग्जॉस्ट एजुकेशन पे आपको मिल जाएगी। और साथ के साथ ये गतिमान बैच जो आपका चल रहा है क्लास 10 का क्रैश कोर्स, इसमें भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। तो ऑब्वियसली फिजिक्स के चैप्टर्स जो है आपके काफी 3-3, 4-4 बार रिवाइज होने वाले, तो इसमें पेपर में तो आपके कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है बेसिकली, तो फ्लो ऑफ चार्ज। जब भी तुम्हारे किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करेगा ना, तो व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ चार्ज यू विल गेट इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? जैसे कि जरा ये देखो, ये सिलेंडर शेप का एक कंडक्टर दिख रहा हो, इस कंडक्टर में कुछ चार्ज पार्टिकल दिख रहे हैं क्या? और ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई, मोशन कर रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब तुम्हारे चार्ज पार्टिकल फ्लो करते हैं, मूव करते हैं किसी एरिया से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी किसी एरिया से एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को तुम क्या कहते हो, करंट कहते हो। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो फॉर्मूला यहां लिखा, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I इज करंट एंड Q इज चार्ज फ्लोइंग या चार्ज एंड T इज टाइम। क्लियर? तो करंट का फॉर्मूला क्या हुआ, चार्ज अपॉन टाइम, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से, एंड करंट को I से। क्लियर? बात आई समझ में? चलो अब थोड़ा यूनिट के बारे में डिस्कस कर ले। तो भाई यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, तो चार्ज की यूनिट तो हमें पहले से ही पता है, कूलम होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसे C से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैं करंट की बात करूं ना, तो करंट की यूनिट होती है एम्पियर, A से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम तो हमें पता ही है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यानी कि हमेशा क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखना होगा, क्या, कि जो भी वैल्यू है उसे पहले हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर ले। यानी चार्ज अगर दिया हो तो उसे कूलम में कर ले, करंट अगर गिवन हो तो उसे एम्पियर में कर ले, और टाइम अगर गिवन होगा तो उसे सेकंड में कर ले। क्लियर? यानी इन्हीं फंडामेंटल यूनिट, सॉरी जो SI यूनिट्स है, इसमें ही कन्वर्ट करके अपनी सारी क्वांटिटीज को रखना। तो अब देखो फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। माना किसी कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड, तो करंट कितना दे रहा है, 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 कूलम पर सेकेंड आया क्या? तो 1 एम्पियर को अगर तुम्हें कोई डिफाइन करने के लिए कहे तो क्या कहो, जब किसी कंडक्टर के एरिया से 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर फ्लो कर जाए, देन यू विल गेट 1 एम्पियर ऑफ करंट। यानी कि अगर मान लो मैंने कहा कि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर से यहां पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, 1 सेकंड।
1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, 1 सेकंड में, तो यहां पे तुम्हें कितना करंट मिलेगा भाई, 1 एम्पियर का करंट। क्लियर, बात आई समझ में। चलो, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रख। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और तुम्हें रिवाइज करवा दूंगा कि ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा ना, एन ई अपॉन। तो ये फॉर्मूला भी करंट फाइंड करने में यूज हो सकता है, यानी क्यू की जगह तुम एन ई भी लिख सकते हो। क्लियर, चलो आओ। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लेने क्वेश्चन है हमारे पास। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अप्रोच क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि भाई अब सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है। तो पहले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो। सेकंड चीज, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तुम्हें अप्रोच क्या रखना है, क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छे से समझ लो और फिर देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन, ठीक है, उसको लिखो और फिर देखो क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या फाइंड करवाना चाह रहा उसे लिखो। फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन देखो कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन हमने किस फॉर्मूले में किस टॉपिक में देखा था। फिर वहां से कुछ फॉर्मूले दिमाग में आएगा तो ऑब्वियसली तुम कुछ ना कुछ स्टेप लोगे और तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स, each having a charge of this 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम passes from A toward another point B in 0.1 second. What is the current in ampere and what is the direction of current? Okay, समझते हैं। कह रहा है पॉइंट हमारे पास A और यहां पे कोई दूसरा पॉइंट है B। क्लियर, A पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। A पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से इतने इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहे हैं भाई, ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ए से फ्लो करके कहां जा रहे हैं, बी के पास जा रहे हैं। बी पॉइंट मान लो यहां पे। क्लियर, ए से कहां फ्लो कर रहे हैं, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रहे हैं। तो ए से बी तक जाने में यार टाइम कितना लगा, 0.1 सेकेंड। तो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द करंट, यानी आई पूछा। क्लियर, अच्छा दिया हुआ क्या है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन यानी एन दिया, और क्या दिया हुआ है 0.1 सेकेंड यानी टाइम दिया हुआ है। तुमसे क्या पूछ रहा है, तो आई का भी फॉर्मूला पढ़ा गया हमने, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और दूसरा फॉर्मूला ये पढ़ा गया, क्योंकि चार्ज भी किसके बराबर होता है, एनई के बराबर होता है, Q इक्वल्स टू एनई। तो I इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें, I इक्वल्स टू मिल गया NE अपॉन टी। ओके, अब सारी वैल्यू पे सब्स्टिट्यूट करो, तुम्हें I निकालना है। तो n कितना है, 10 की पावर 20, 1.6 इंटू 10 की पावर -90 ई की वैल्यू अपॉन में टाइम हमारा कितना हुआ, 0.1। ठीक है, तो 0.1 होने का मतलब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो एक और आ जाएगा क्या ऊपर 10। ओके, तो आंसर कितना आ गया। अच्छा, तुम एक काम और कर सकते हो, अगर ये 10 नहीं लगाना तो, क्योंकि यहां से भी अगर पॉइंट हटाओगे तो एक 10 यहां जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ऊपर आया 16 और 10 की पावर 20 और ये -90, तो इनको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 10, यानी कि 160 एम्पियर। तो करंट कितना मिला, 160 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ये पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी करंट की डायरेक्शन क्या है। तो देखो एक चीज ध्यान दो, अभी आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन के बारे में, लेकिन मैं बता दें जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करता है। क्लियर, ये चीज अभी के लिए ध्यान रखना, आगे समझेंगे। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में तुम्हारा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा करंट मूव करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, ए टू बी, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट विल मूव फ्रॉम बी टू ए। करंट कहां से कहां मूव करेगा, बी से ए की। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट ये कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट इफ करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो भाई तुम्हें करंट दिया हुआ है 300 मिली एम्पियर, तो मिली को पहले एम्पियर में चेंज कर लो, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर, यानी तुम्हें करंट दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकंड, सेकंड में कन्वर्ट कर। क्लियर, अब तुमसे पूछ रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यानी n पूछ रहा है, तो वही फॉर्मूला लगाओ, I इक्वल्स टू NE अपॉन टी। तो n इक्वल्स टू क्या होगा, I इंटू टी अपॉन ई। तो I की वैल्यू कितनी है, 300 इंटू 10 की पावर -3, T की वैल्यू है 60 और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -90। क्लियर,
तो आगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड है, तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग को अभी कमेंट करके बताना है। ओके, चलो देखते हैं। न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल जतिन अभी हम न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हो, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया बहुत अच्छे से, और करंट के साथ साथ और क्या पढ़ा, करंट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व। तो जो हमारा करंट वाला टॉपिक है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अगर करंट में किसी तरीके का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट स्टार्ट हो। किसी को कोई डाउट? ओके, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट ना बेसिकली बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है भाई, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजें होती है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में तुम्हारा होता है वायर, ठीक है, बल्ब होता है इसके अंदर, वायर होते हैं इसके अंदर, और क्या होते हैं भाई, वायर होते हैं इसके अंदर, तुम्हारे बल्ब होते हैं, एक सेल होती है जिसे तुम बैटरी वगैरह भी कह सकते हो। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं तुम्हारे पास। मुझे 1 मिनट का टाइम दो। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर हमने क्या देखा, ये पूरा का पूरा वायर है, ये हमारा क्या है भाई, तो ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक सेल, या जिसे तुम बैटरी कह सकते हो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। देखो ऐसा होता है, जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां बना दो, ये जो बड़ी वाली लाइन है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है, और छोटी लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? तो ये जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है इसको तुम क्या कहोगे, इसको कहोगे इलेक्ट्रिक सेल। और ये जो कॉम्बिनेशन है दूसरा वाला, इसे हम क्या कहते हैं, मतलब यहां पे काफी ज्यादा अगर ग्रुपिंग हो जाए ना इस तरीके से, तो इसको हम कहते हैं बैटरी। क्या कहते हैं इसे, बैटरी कहते हैं। यानी अकेला जो होगा ये सेल होगा, और जब इसको काफी सारा कंबाइन कर दोगे तो क्या बन जाता है, बैटरी बन जाता है। तो उसके बाद यहां पे होती है की के बारे में भी जान लो। अगर की तुम्हारा इस तरीके से है तो इसको कहा जाता है ओपन की। क्या कहा जाता है, ओपन की। ओपन की का मतलब सिंपल समझो कि तुम्हारा जो स्विच है ऑफ है, यानी करंट फ्लो नहीं करे। लेकिन अगर तुमने की को इस तरीके से कर दिया, अंदर डॉट लगा दिया, इसका मतलब हो जाता है क्लोज्ड की। क्लोज की का मतलब है कि अब सर्किट के अंदर करंट फ्लो कर रहा हो, लेमन लैंग्वेज में बात करें तो तुमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। उसके बाद यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट दिख रहे होंगे, ए लिखा, ये जो ए है इसको कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, एमीटर एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना। एमीटर क्या करता है भाई, करंट को मेजर करता है, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, तुम्हारे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सर्किट, या सिंपल वोल्टेज को मेजर करके बताता है। एमीटर का जो कनेक्शन होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है, और वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है भाई, पैरेलल कनेक्शन होता है। क्लियर? तो एक पैरेलली कनेक्ट होते हैं और दूसरा कैसा होता है, सीरीज कनेक्ट होता है। क्लियर? अब यहां पे ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, एक बल्ब।
तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट दिख रहा है ना तुम्हें, ये क्या है भाई, एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब कुछ बातें और समझो कि जैसे यहाँ पे की क्या है, तो की के बीच में डॉट लगा हुआ है, यानी कि पूरा का पूरा सर्किट कैसा है, क्लोज्ड है, की क्लोज्ड है, यानी कि करंट फ्लो करेगा। तो तुम्हारा इस तरीके से देखो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, दिख रहा है क्या करंट फ्लो करता हुआ। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसकी डायरेक्शन है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ, यानी करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। क्लियर, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तुम्हारा करंट अब फ्लो करता है। ओके, तो करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो इस पॉजिटिव को कहते हैं हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव को तुम क्या कह सकते हो, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव को तुम क्या कह सकते हो, लो पोटेंशियल। तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, ये भी ठीक है। और अगर तुम कहो कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, ये भी बिल्कुल सही है। एक चीज और समझा, बैटरी का एक रूल होता है कि उसने जितना करंट दिया उसे वापस उतना करंट चाहिए। तो बैटरी ने अगर यहां से आई करंट बाहर निकाला है, तो वापस आते वक्त भी बैटरी के पास कितना करंट जाना चाहिए, आई करंट जाना चाहिए। क्लियर, बात आई समझ में। तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, अगर नेक्स्ट बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट की बात आती है ऑब्वियसली। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अभी हमने देखा कि कहां से कहां फ्लो करता है भाई हमारा करंट, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि करंट अगर एक सर्किट है तो सर्किट के अंदर क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है ना, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है भाई, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। क्लियर, तो ये छोटी छोटी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है तुम्हारे को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने बताया कि सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बैटरी है, ये एसी सोर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ये एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, मैग्नेटिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रेजिस्टेंस होता है जिसे ओम्स लॉ में समझेंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस का ही पार्ट होता है। ये जो रेजिस्टेंस दिख रहा है ना, ये एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस, यानी इसकी वैल्यू को तुम कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये कैसा है, वेरिएबल, इसकी वैल्यू को तुम कम ज्यादा कर सकते हो। ये तुम्हारा बल्ब है, ये तुम्हारा की है, ठीक है, और ये तुम्हारा टैपिंग की है। टैपिंग की मतलब प्रेस किया तो ऑन हुआ, छोड़ते ही तुम्हारा बंद हो गया। तो ये कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलो इसे भी देखते हैं जरा। चलो आगे टॉपिक देखते हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह सब क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल, मान लो इन्फिनिटी पे हमारे पास कोई एक छोटा सा कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसको उठा के, एक बहुत ही छोटे से चार्ज पार्टिकल को तुम्हें उठा के इन्फिनिटी से कहां लाना है, किसी ये गिवन पॉइंट मान लो ए है, यहां पे लेके। क्लियर, तो इन्फिनिटी से जब ए पॉइंट तक, यहां मान लो कोई एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है बाहर, तो इसके अगेंस्ट में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को, क्यू चार्ज को उठा के इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लेके आ, तो अपने आप तो आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक वर्क करना, ठीक है, यानी इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक एक चार्ज पार्टिकल को लेके आने के लिए तुम उसके ऊपर क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट तक लाने के लिए तुम्हें जितना काम करना पड़ रहा है अगेंस्ट अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसे तुम क्या कहते हो, पोटेंशियल कहते हो। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है वर्क अपॉन चार्ज, यानी V इक्वल्स टू क्या आ जाता है, W अपॉन। तो ये चीज ध्यान। नेक्स्ट है तो पोटेंशियल डिफरेंस, ए पॉइंट पे लेके आए,
फिर मान लो ए पॉइंट से इस चार्ज को तुम्हें कहां लेके जाना है, बी पॉइंट तक लेके जाना है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ए पॉइंट से मान लो ये जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, बी पॉइंट। तो चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से नहीं, अब इन्फिनिटी से नहीं, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए तुम्हें जितना काम करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसे तुम क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला यही होगा तुम्हारा वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से तुम वर्क का भी फॉर्मूला लिख सकते हो, क्या, V इंटू क्यू। क्लियर। अब बात कर लेते हैं थोड़ा और इसके यूनिट के बारे में। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, V यूनिट होती है इसकी। क्लियर। चलो अब कुछ चीजें और मैं बता देता हूं इसके बारे में। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। मैंने माना कि वर्क जो हो रहा है 1 जूल हो रहा है, चार्ज है 1 कूलम और पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू क्या मिला, 1 जूल पर कूलम मिला क्या। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मान लो कोई एक पॉइंट है ये और कोई दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इसको उठा के तुम्हें इस पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट पे ले जाना है। क्लियर। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाना है, और इस चार्ज को यहां से यहां तक यानी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में तुम्हें जो काम करना पड़ रहा है वो कितना काम करना पड़ रहा है, 1 जूल। तो समझ जाओ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। क्लियर। यानी किसी एक पॉइंट को एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए अगर तुम्हें 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस होगा पोटेंशियल का, 1 वोल्ट। क्लियर। या दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट का है, तो एक कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा, 1 जूल पर करना। क्लियर। बात आगे समझ में। ओके, नेक्स्ट करते हैं, जरा देखो यहां पे, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ओके, ये कह रहा है कि भैया 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है ये, दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट है। तो V की वैल्यू दी है 12, पोटेंशियल कितना दे रखा है तुम्हें, 12 वोल्ट का पोटेंशियल दिया। क्लियर। अब यहां पे क्या कह रहा है कि हमारे पास चार्ज जो है कितना है, 2 कूलम का चार्ज। ऑब्वियसली कितने कूलम का चार्ज है भाई, 2 कूलम का चार्ज है, और इस 2 कूलम के चार्ज को कहां से कहां ले जाना है, A से B पॉइंट तक ले जाना है। तो हाउ मच वर्क इज डन, तुमसे पूछ रहा है बताओ कितना काम करना पड़ेगा। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना, V इक्वल्स टू क्या आता है, W बाई क्यू। तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, V इंटू क्यू। क्लियर। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। V की वैल्यू कितनी है, 12, Q कितना है 2, यानी कि 24 जूल इज द आंसर। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे कहां पे, पोटेंशियल में मिलेंगे। क्लियर। बात आई समझ में। तो कोई डाउट है क्या यहां तक, ये हमने पोटेंशियल को भी काफी अच्छे से खत्म कर लिया। तो यहां तक अगर कोई डाउट है इलेक्ट्रिक करंट, सर्किट और पोटेंशियल में, तो फटाफट से कमेंट करके बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, ये यहीं पे समझ लो कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कोई कंडक्टर है जहां से 1 कूलम चार्ज फ्लो कर, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर, तो 1 कूलम चार्ज फ्लो करने का मतलब कितने चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, यानी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 कूलम चार्ज। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर 18, जो कि 6.25 होता है, बट नियरली हम 6 इंटू 10 की पावर 18, यानी इतने पार्टिकल 1 कूलम चार्ज में फ्लो करते हैं। तो इसे भी ध्यान रखना। क्लियर। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते। नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा एक टर्म कहता है, वो कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। तो ये कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सिंपल कहता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सर्किट। जैसे यहां लिखा भी है, क्या कह रहा है, द करंट दैट फ्लो थ्रू मोस्ट कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
लेकिन ये तभी तक होता है जब तक टेम्परेचर उस कंडक्टर का क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अगर टेम्परेचर चेंज होने लग गया ना तो वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। जैसे तुमने फैन को ऑन किया, शुरू के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक तो तुम्हारा ओम्स लॉ वैलिड होगा। लेकिन जैसे ही उस फैन का टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी जैसे मान लो फैन को तुमने बहुत देर के लिए चलाया, 5-10 घंटे के लिए चलाया, तो क्या होगा, फैन का जो पोर्शन है वो गर्म हो जाता है क्या, यानी टेम्परेचर चेंज हो गया, तो अब वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता। तो ओम्स लॉ तभी तक वैलिड होता है किसी भी कंडक्टर में जब तक तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये चीज ध्यान रखना। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है R। ये जो R होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, जिसे कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस का काम क्या है, तो रेजिस्टेंस जो होता है ये अपोज करता है, इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। यानी जो एक कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है ना, उसको ये अपोज करता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस का काम क्या है, तुम्हारे करंट के फ्लो को अपोज करना, और इसकी यूनिट क्या है, यूनिट है ओम। कुछ चीजें और देख लो, जैसे मान लो यहां पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तुमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो एक कांस्टेंट टर्म R आ गया क्या, तो R इक्वल्स टू क्या आ गया, V बाई I। अच्छा, और रिलेशन देखोगे तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो ये तीन रिलेशन जो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, इससे ध्यान। ओके, अब यहाँ पे V वर्सेस I का एक छोटा सा कर्व, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ओम्स लॉ को वैलिड करेगा, ठीक है, ओम्स लॉ जहां पे वैलिड होगा वहां पे V और I का जो कर्व होगा, इन ओम्स लॉ का ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। और जो ओम्स लॉ को वैलिड नहीं कर रहा उसका जो कर्व होगा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। यानी जो पहला कर्व बन रहा है वो किसका बन रहा है, ओमिक कंडक्टर का बन रहा है। क्यों, ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं, जो ओम्स लॉ को वैलिड कर, ठीक है। और जो दूसरा कर्व दिख रहा है वो किसका है, नॉन ओमिक कंडक्टर का। नॉन ओमिक कंडक्टर का मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर, बात आ गई समझ में। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ओमिक कंडक्टर का मतलब वही जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, नॉन ओमिक का मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करे। तो अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या रहा होगा, कांस्टेंट। और ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज हो। तो एक सिंपल सी बात बता, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस की बात करोगे, हाँ, एलॉय वाले मटेरियल को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए तो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, वो गर्म होना स्टार्ट कर देना, फिर तुम्हारा ओम्स लॉ फॉलो वहां पे भी नहीं होता। क्लियर, चलो अब एक और टेक्निकल बातें समझो। अगर एक V वर्सेस I कर्व है तो यहां पे कोई ना कोई एक एंगल बनेगा, मान लो एंगल थीटा। तो इस एंगल थीटा को अगर तुम tan के साथ लिख दोगे ना, तो वो तुम्हें क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। इस रिलेशन को ध्यान रखना, tan थीटा इज इक्वल्स टू R। tan थीटा विल गिव यू रेजिस्टेंस। यानी V वर्सेस I कर्व में जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन V के साथ जो एंगल बना रहा है, यहां जो एंगल थीटा बन रहा होगा ना, दैट थीटा, उस थीटा को अगर तुम tan के साथ लिख दो तो वो tan थीटा बन जाएगा। तो tan थीटा तुम्हें क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। और जिसका थीटा जितना बड़ा होगा उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा। क्लियर, अब देखो यहाँ पे दो कंडक्टर है तुम्हारे पास, एक A है और दूसरा क्या है, B। मान लो A ने बनाया यहाँ पे एक एंगल जिसे अल्फा कहा, B ने एक एंगल बनाया जिसे मैंने क्या कहा, बीटा। क्लियर, बात आई समझ में। तो A और B हमारे पास दो कर्व हैं, एक ने अल्फा बनाया, एक ने बीटा। तो अल्फा और बीटा में से ज्यादा कौन हो, ऑब्वियसली बीटा ज्यादा है। तो tan अल्फा और tan बीटा में से ज्यादा कौन होगा, तो ऑब्वियसली tan बीटा ज्यादा होगा। तो अगर tan बीटा ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी किसका ज्यादा होगा, B का ज्यादा। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर, तो ये चीज भी ध्यान रखें। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के कुछ सिंबल्स वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं कि रेजिस्टेंस के क्या क्या सिंबल होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो नहीं आ रहा। ओके, अब रेजिस्टेंस के बारे में यहाँ पे कुछ सिंबल वगैरह यहाँ पे समझाया, उसको भी देख लो। ये रेजिस्टेंस के यूनिट का सिंबल है, ओम का सिंबल।
और ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता ही है रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, एक टेंडेंसी होती है इसकी क्या, कि तुम्हारे करंट के फ्लो को अपोज करना। हाँ, रेजिस्टेंस की अगर बात करूं तो इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है, क्योंकि इंसुलेटर में तो करंट बिल्कुल ही नहीं फ्लो कर पाता। कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एलॉय का रेजिस्टेंस और ज्यादा हाई होता है। तो ये चीज ध्यान रखें, ओके। नेक्स्ट आता है कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया रेजिस्टेंस का कॉज क्या है बेसिक कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखो रेजिस्टेंस का कॉज सिंपल क्या है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से आता है। जैसे ये कंडक्टर दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है कंडक्टर, ये कंडक्टर बैटरी के साथ कनेक्ट है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो तुम्हारा करंट इस तरीके से मूव करेगा सर्किट के अंदर ऐसा। तो जो करंट मूव कर रहा है, करंट मूव करने का मतलब चार्ज पार्टिकल ही तो मूव कर रहे हैं ना। कुछ चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल इधर जा रहे हैं। तो क्या होगा, कोलिजन होगा या नहीं होगा, ऑब्वियसली कोलिजन तो होगा। देयर विल बी अ कोलिजन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। जैसे यहाँ पे देखो कुछ चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन तो इधर मूव करेंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। लेकिन इसमें कुछ पॉजिटिव आयंस भी होंगे क्या, तो पॉजिटिव आयन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव पार्टिकल या पॉजिटिव आयन उधर मूव करते हैं जिधर हमारा करंट मूव कर रहा होता है। तो करंट हमारा इधर मूव कर रहा है, तो इसके जो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे वो भी किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, अलोंग द डायरेक्शन, ठीक है। तो जब बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या होगा, कोलिजन, टक्कर। उसी कोलिजन की वजह से क्या आता है, उस कोलिजन की वजह से आता है तुम्हारा रेजिस्टेंस। यानी कि कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस है कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। कॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन बिटवीन चार्ज पार्टिकल। बात आई क्या समझ में, क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया सबको, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तक बहुत अच्छे से। तो भाई आज हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तक बहुत अच्छे से समझा। इससे पहले क्या क्या समझा हमने, सबसे पहले चार्जेस के बारे में समझा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज हमें पता लग गया। फिर उसके बाद हमने क्या समझा, चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है उसको समझ लिया। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आया भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट समझा हमने, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट के फॉर्मूले क्या होते हैं और करंट पे किस तरीके से क्वेश्चन हमें मिलेंगे, ये सारी चीजें हमने समझी। देन हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पेयर क्या होता है, ये सारी चीजें समझी। कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने चीजों के समझे। उसके बाद हमारे पास जो टर्म आया वो क्या आया भाई, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ओम्स लॉ को समझा, उसके ग्राफ समझे। फिर उसमें एक नया टर्म निकल के आया, रेजिस्टेंस क्या होता है, और फिर हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो आज की क्लास में हमने कॉज ऑफ रेजिस्टेंस तक बहुत अच्छे से समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास जो फिजिक्स की होगी उसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, हीटिंग इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट एंड पावर। तो ये 4-5 टॉपिक जो हमारे बचे हुए हैं इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज की क्लास में हम यही तक रखते हैं। और अगर आज की ये जो लाइव क्लास फिजिक्स की पहली लाइव क्लास अगर आपको इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी हो तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वीडियो को शेयर कर देना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो आज की क्लास में यही तक रखते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको रिवाइज करो। और अगर कोई डाउट आता है तो आपके पास क्या है, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर लो। और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है जो आपका डाउट है सॉल्व नहीं हो रहा, उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।